वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए EVS का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी। तो बच्चों, साथ में कॉपी और पेंसिल को लेकर बैठना है ताकि क्वेश्चन आंसर लिखना आपके लिए ईजी रहे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 77 पर चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है हू तू तू हू तू तू। जैसा कि बच्चों चैप्टर के टाइटल से, नाम से पता चल रहा है कि ये खेल जो है कबड्डी का है, और इस चैप्टर में हम कबड्डी खेल के बारे में बातों को समझेंगे और उसके रूल्स वगैरह सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर इस ग्रीन बॉक्स के अंदर जब कबड्डी के खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं तो वो आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, एक छोटी सी कन्वर्सेशन दी गई है, पढ़कर बताती हूँ। हू तू तू हू तू तू हू तू तू, आउट आउट। पाले के एक तरफ खड़ी लड़कियां जोर से चिल्लाईं, हू तू तू हू तू तू हू तू तू, यहाँ से पकड़ो। हू तू तू हू तू तू, टांग से पकड़ो। अरे टांग से उसकी टांग पकड़ो। हू तू तू, वसुधा तुम यहाँ आओ, तुम इसको यहाँ से पकड़ो। अरे ध्यान रखो कि श्यामला का हाथ लकीर को ना छू ले, इसका हाथ पकड़ो। हू तू तू, ओह उसने छू लिया, उसने लकीर को छू लिया। आउट आउट आउट, सब आउट हुए, तुम्हारी पूरी ही टीम आउट हो गई। यहाँ पर देखो खिलाड़ी खेल के दौरान कुछ इस तरीके से आपस में बातचीत करते हैं जब वो कबड्डी खेलते हैं, हू तू तू खेलते हैं। पेज नंबर 78 पर ये लड़कियां क्या कर रही हैं, ये चिल्ला रही हैं आउट आउट आउट। ये साफ जाहिर है कि ये एक खेल खेल रही हैं। तुम इस खेल को क्या कहते हो? छद्दू गड्डू, हू तू तू, छो किटकिट, या फिर कबड्डी, या फिर कुछ और? तो हम तो इस खेल को कबड्डी कहते हैं। और आपकी भाषा में क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब 6 लड़कियों ने श्यामला को घेर लिया और पकड़ लिया और उसकी टांगे पकड़ी और किसी ने उसके बाजू, जबकि एक लड़की ने उसको कमर से पकड़ लिया, लेकिन श्यामला कहाँ काबू में आने वाली थी। जो हिम्मत मार जाती या हिम्मत हार जाती, उसने अपने आप को घसीटा और किसी तरह मरकज यानी कि सेंटर में बनी लकीर को छूने में कामयाब हो गई और जीत गई, क्योंकि उसने लकीर को छू लिया था। जब श्यामला ने लकीर को छू लिया, मुखालिफ यानी कि दूसरी टीम की सारी लड़कियां उसको पकड़े हुए थी, चुनांचे वो सारी की सारी लड़कियां आउट हो गई जिन्होंने उसको पकड़ा हुआ था, क्योंकि श्यामला ने लकीर को छू लिया था। लेकिन रोजी बहस करने लगी कि श्यामला ने दरमियान में एक बार सांस ली थी, इसलिए उसकी टीम आउट नहीं हुई है। श्यामला ने जोर देकर कहा कि ये सही नहीं है। उसने कहा कि अगर उसने सांस ली तो लड़कियां उसे पकड़े क्यों रहीं। वहाँ काफ़ी बड़ा मुबाहसा व हंगामा हुआ, यानी कि बहस हुई इस बात को लेकर। आखिरकार श्यामला जीती, श्यामला को जीत हासिल हुई क्योंकि उसने सांस नहीं ली थी। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं पेज नंबर 79। जब तुम तक कबड्डी खेलते हो, एक टीम में कितने खिलाड़ी रखते हो? तो कबड्डी की एक टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है कि कितने खिलाड़ी आउट हो गए जब श्यामला ने लकीर को छुआ? तो 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। क्या तुम कुछ तरीके जानते हो खेल में जिससे झगड़ों का फैसला किया जा सके? तो आंसर में लिखोगे कि दोनों टीमों की बात सुनी जाती है और फिर खेल के कानून के मुताबिक फैसला लिया जाता है, यानी कि जो भी टीम खेल के कानून का पालन करती है वही जीतती है अगर लड़ाई होती है तो। आगे है कबड्डी का खेल। तो इस तरह का है कबड्डी का खेल: धक्का देना, खींचना, चीखना, चिल्लाना, घसीटना और ज़मीन पर गिर जाना। ये एक शोर शराबे वाला खेल है, फिर भी इसके बहुत सारे कायदे यानी कि रूल्स होते हैं। मज़ा भी खूब आता है और वर्जिश भी हो जाती है। अपनी सांस रोक के रखना भागते हुए और मुतवत्तिर कहते रहना, यानी कि लगातार कबड्डी कबड्डी, और साथ साथ मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को छूने की कोशिश करते रहना। इतनी बहुत सी चीज़ें कबड्डी में करनी होती हैं। जब तक तुम सांस रोक के रख सको तब तक तुम ऐसा कर सकते हो, यानी कि अगर आपने बीच में सांस तोड़ दिया तो आप आउट हो जाओगे। इस खेल में तुम्हें अपने जिस्म और दिमाग दोनों का ही इस्तेमाल करना होगा।
तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है खींचने या रोकने के लिए मुखालिफ टीम को। इसके साथ ही साथ तुम्हें ये भी सोचना होगा कि दूसरी जानिब यानी कि दूसरी तरफ कैसे दाखिल हो सके। तुम्हें फैसला करना होगा कि किस को छू लो और फ़ौरन वापस आ जाओ। अगर तुम पकड़े जाओगे तो किस तरह मरकज़ में बनी लकीर तक पहुंचोगे, यह आपको पहले से सोच कर रखना पड़ता है कि अगर आपको टीम के खिलाड़ियों ने पकड़ लिया तो आपको अपने आप को उनसे किस तरीके से छुटवाना है। आगे है, कोशिश करो कि तुम अपनी सांस रोककर तो तुम कितनी दफ़ा ये कहने में कामयाब हो सकते हो, यानी कि एक बार सांस रोककर आप ट्राई करो कि आप कबड्डी कबड्डी कितनी बार कह सकते हो। तुम उसको कितनी बार कह सकते हो जबकि तुम कबड्डी खेल रहे हो। फिर क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो, समझ में आए। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है और तुम उसको कितनी बार कह सकते हो ये भी ध्यान रखना है एक बार एक सांस के अंदर। और जब तुम कबड्डी खेल रहे होगे तो क्या आपको अब कोई फ़र्क महसूस हुआ, यानी कि पहले देखो हम अकेले में प्रैक्टिस करते हैं, मगर जब हम गेम के अंदर कबड्डी कबड्डी कहने की प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी सी थकावट भी होगी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने में, तो हम इसे थोड़ा कम कह पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें एक सांस में कबड्डी कबड्डी बोलने की। अब अगली मर्तबा जब तुम कबड्डी खेलो अपना ध्यान अपनी टांगों, हाथों और आँखों के ऊपर भी मरकूज रखो, यानी कि फोकस रखो। तुम देखोगे कि आँखें, नाक और बाजुओं का अच्छा तालमेल कायम रहेगा, ये ज़रूरी है। अपनी कॉपी में तस्वीर बनाओ ये दिखाने के लिए कि श्यामला ने पूरी की पूरी मुखालिफ टीम को हारने की को बाहर करने में एक ही बारी में कैसी कामयाबी हासिल की। देखो जैसा कि इस वाली पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, ये रही श्यामला और ये लकीर को यहाँ पर छूने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से आप इस पिक्चर को बना सकते हो। आगे है, खेलों में आउट हो जाने के क्या मायने होते हैं और कबड्डी में कब कोई किस तरीके से आउट होता है। तो आंसर होगा, खेलों में आउट होने के मायने खिलाड़ी का खेल से बाहर होना होता है। कबड्डी में सांस टूटने और मुखालिफ टीम के छू देने पर आउट माना जाता है खिलाड़ी। अगला सवाल है कि कुछ खेलों में ये बहुत ज़रूरी होता है कि खिलाड़ी को छुआ जाए। मसलन खो खो के खेल में तुम आउट हो जाते हो अगर तुम्हें कोई छू लेता है। ऐसे कुछ खेलों के नाम बताओ जिसमें ये अहम होता है, यानी कि खिलाड़ी का छूना अहम होता है एक दूसरे को, जैसे कि आँख मिचोली, लंगड़ी टांग और पकड़म पकड़ाई के अंदर तीनों ही खेल ऐसे हैं जिसमें एक दूसरे को छूना ज़रूरी होता है। कबड्डी में पूरी की पूरी टीम आउट हो गई थी क्योंकि श्यामला ने लकीर को छू लिया था। और कौन से खेल हैं जिनमें दरमियानी लकीर बहुत ज़्यादा अहम होती है, यानी कि बीच की लाइन। तो रस्साकशी के अंदर, टेबल टेनिस में और बैडमिंटन के अंदर एक लाइन मुकर्रर कर दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग खेला जाता है। अगला सवाल है कि और कौन से खेल होते हैं जिसमें खिलाड़ियों के साथ तुम्हें कुछ चीज़ें या रंगों को छूना पड़ता है। तो देखो शतरंज, लूडो और कैरम वगैरह के अंदर। तो बच्चों इस वाले सवाल का जो आंसर है उसमें देखो ये पूछा गया है कि ऐसे कौन से खेल होते हैं जिसमें खिलाड़ियों के साथ साथ तुम्हें चीज़ों को भी छूना होता है। तो देखो जैसे कि बर्फ़ पानी, लंगड़ी टांग, आँख मिचोली और कटी पतंग सभी ऐसे खेल हैं जिसमें चीज़ों के साथ साथ हमें खिलाड़ियों को भी छूना होता है। अब है हम पेज नंबर 81 पर। यहाँ पर देखो, क्या तुम कबड्डी खेलते हो? क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है? क्या तुम सोचते हो जो तुम्हारी दादी अम्मा जब तुम्हारी उम्र की थी तो कबड्डी खेलती थी? उनसे दरियाफ्त करो, यानी कि पूछो। तो बच्चों ये वाला जो सवाल है इसका जवाब आप ज़ुबानी तौर पर दे सकते हैं। अब देखो अगला सवाल है कि क्या तुम्हारे इलाके में लड़कियां कबड्डी खेलती हैं और कोई घर से बाहर खेलने वाला खेल? अगर वहाँ लड़कियां हैं लेकिन वो खेलती नहीं, तब उनके ना खेलने की, कबड्डी को ना खेलने की क्या वजह हो सकती है? तो आंसर लिखोगे कि नहीं, हमारे इलाके में लड़कियां कबड्डी नहीं खेलती हैं। हाँ, बैडमिंटन खेलती हैं और कबड्डी खेलने में वो खुद हिचकिचाती हैं। आगे है, क्या तुमने देखा है या अखबारात में इनके बारे में पढ़ा है?
कर्नम मलेश्वरी एक वज़न उठाने वाली हैं। यहाँ पर इनकी फ़ोटो है। ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं। इनके वालिद पुलिस के एक सिपाही हैं। मलेश्वरी ने वज़न उठाना शुरू किया जब वो 12 साल की उम्र की थी। अब वो 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। करनम ने बैनुल-अक़वामी सतह पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर 29 तमगे जीते हैं। इसकी 4 बहनें भी हैं जो कि वज़न उठाने की मश्क यानी कि प्रैक्टिस कर रही हैं। कौन है बच्चों? ये एक इंटरनेशनल प्लेयर है और जो कि 130 किलो तक का वज़न उठा सकती हैं और नेशनल लेवल पर इन्होंने 29 तमगे हासिल कर रखे हैं। आगे है 3 बहनों की एक कहानी। देखो यहाँ पर ये 3 बहनें हैं। इस फोटो की तरफ देखो, क्या ये आम सी दादियाँ नहीं लग रही हैं? लेकिन ये हैं मुख्तलिफ, मगर देखने में आम दादियाँ सी लग रही हैं। ये तस्वीर 3 बहनें ज्वाला, लीला और हीरा की हैं। ये मुंबई में रहती हैं और ये तीनों ही कबड्डी खेला करती थीं और दूसरों को भी खेलना सिखाती थीं। ज्वाला बताती हैं, जब हम छोटे थे लड़कियों को ये खेल खेलने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि अगर लड़कियां ऐसे नाहमवार खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए लड़कों के कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसी वजह से लड़कियों को कबड्डी खेलने से मना करते थे। जब ये बहनें छोटी थीं तब इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। इनके वालिद और मामू ने इनकी परवरिश की थी। इनकी वालदा और इनके मामू ने इनकी परवरिश की थी क्योंकि इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। दोनों मामू कबड्डी और खो खो खेला करते थे। उन्होंने तीनों बहनों को कबड्डी खेलने के लिए हौसला अफजाई की थी। उनके मामू ने ज्वाला और लीला अपने तजुर्बात के बारे में बातें करती हैं और बताती हैं कि तकरीबन 50 साल कबल यानी कि पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया, लड़कियों को ऐसा मौका कभी नहीं मिलता था कि वो इस खेल को खेलें। वालिदैन उनको इस खेल को खेलने की इजाज़त यानी कि परमिशन नहीं देते थे, लेकिन हमने हमेशा महसूस किया कि हमें खेलना चाहिए और मेरे मामू और वालदा ने हमेशा हमारी हिमायत की, हमें खेलने से नहीं रोका। हम तीनों ने खेल को सीखा और कुछ लड़कियां भी हमारे साथ मिल गईं। हमने एक कबड्डी क्लब कायम किया जो आज तक चल रहा है। इनका कबड्डी का क्लब। उन दिनों की याद। लीला और हीरा अब भी बहुत जोश में आ जाती हैं जब वो अपने मैचों के बारे में बात करती हैं। वो बताती हैं कि किस तरह बस तकरीबन हारते हारते उन्होंने मैच को जीता था। ये सिर्फ उनकी ज़बरदस्त क़ुव्वत इरादे की वजह से ही मुमकिन हो सका था। इन मैचों के दौरान कुछ बहुत दिलचस्प बातें भी हुआ करती थी। एक मर्तबा अपने एक बहुत बड़े मैच के सिलसिले में उनको दूसरे गांव में जाना पड़ा था कबड्डी का गेम खेलने के लिए। लीला बताती हैं कि मैच 6:30 बजे पर शाम को शुरू होने वाला था। हम एक फ़िल्म देखने चले गए 3 से 6 तक की। हमने सोचा कि हम मैच के सही वक्त तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही फ़िल्म शुरू हुई हमने महसूस किया कि कुछ शोर और गड़बड़ी सी है। यह हमारे मामू की पैदा की हुई थी जो हमें हॉल में तलाश कर रहे थे एक टॉर्च की मदद से। जब हम उन्हें मिल गए तो उन्होंने हमें ज़बरदस्त तरीके से डांटा क्योंकि मैच का टाइम होने वाला था। इन बहनों को कबड्डी की वजह से बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने उसके लुत्फ़ और मज़े को कम नहीं किया, यानी कि परेशानियों ने उनके लुत्फ़ के मज़े को कम नहीं किया। कबड्डी खेलने का जुनून उनमें अब भी बाकी रहा। हीरा सबसे छोटी बहन कबड्डी की उस्ताद बन गई। उनकी दुआ है कि हमारी तरह भी और बहुत से बच्चे खेल खेलें, लुत्फ़ उठाएं और ख़ास तौर पर कबड्डी। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। क्या तुमने किसी कोच या उस्ताद से खेल खेलना सीखा है? कौन सा खेल है वो? तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ, क्रिकेट। क्या तुम किसी को जानते हो जिसने खेल किसी कोच से सीखा हो? तो हाँ, मेरा दोस्त फुटबॉल और जूडो अपने कोच से सीखता है। आगे है,
कोच यानी कि उस्ताद कैसे सिखाता है? एक कोच किस तरह एक खिलाड़ी को मश्क यानी कि प्रैक्टिस करवाता है? हमारे ख्याल से खिलाड़ियों को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? तो जवाब लिखोगे कि कोच खिलाड़ियों को खेल के कई गुर सिखाता है। वो मश्क कराते वक्त यानी कि प्रैक्टिस कराते वक्त ये एहसास करवाता है जैसे कि मुखालिफ टीम खिलाड़ी के प्लेयर के सामने खड़ी है। खिलाड़ियों को ये सब सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आगे है, क्या तुमने कभी अपने पसंदीदा खेल के लिए अपना क्लब कायम करने के बारे में सोचा है? हाँ, मैंने फुटबॉल क्लब के बारे में को कायम करने की सोचा है। आगे है कि तसव्वुर यानी कि इमेजिन करो कि यहाँ 15 बच्चे हैं, खो खो खेलने के लिए अपनी 2 टीमें बनाना चाहते हैं, बराबर की तादाद में 7-7 बच्चे, फिर एक खिलाड़ी बाकी रह जाएगा। अगर ऐसा होता तो तुम क्या करोगे? क्या तुम भी बीच का बिच्छू बिचौलिया बनते हो? इस बारे के अंदर लिखो। तो बच्चों, इसका आंसर यहाँ से लिखना कि खो खो के खेल में बिचौलिया नहीं होता, क्योंकि इस खेल में एक टीम बैठती है और दूसरी टीम खेलती है, और बैठने वाली टीम में से कोई एक भागने वाला टीम को छूता है। इसलिए बिचौलिया एक साथ बैठकर और खड़े होने वाली टीम में शामिल नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे कि खेल की निगरानी करने का जिम्मा लूँगा कि कहाँ फाउल हुआ है और कौन आउट हुआ है। आगे है, हर एक खेल के कुछ असूल होते हैं। खेल अपने उसूलों के मुताबिक खेला जाता है। हमें देखना है, अगर असूलों को बदल दिया जाए, मसलन क्रिकेट में विकेट पर से गिल्लियों को गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। सोचो, अगर ऐसे उसूल होंगे तो एक ही बार में तीनों विकेट गिर जाएंगे तो पूरी टीम आउट हो जाएगी। क्या खेल में मज़ा आएगा? नहीं, ऐसे खेल में मज़ा नहीं आएगा, खेल तो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल है कि कोशिश करो और उस असूल के साथ खेलो। इसी तरह कुछ और खेलों के लिए भी उसूल बनाओ और उनके मुताबिक खेलो। जैसे कि कबड्डी का नया असूल, अगर मुखालिफ टीम का खिलाड़ी लकीर न छू पाए तो मुखालिफ टीम अपने आउट होने वाले खिलाड़ी को वापस अंदर ला सकेगी और उसे एक और मौका दिया जाएगा।